एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पढ़ा था। तो आज हम पिट्स इंडिया एक्ट को डिटेल से पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि पिट्स इंडिया एक्ट क्या था, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पिट्स इंडिया एक्ट को क्यों पास किया था और क्या ऐसे रीजन रहे थे इसको पास करने के लिए, और साथ ही में हम देखेंगे कि पिट्स इंडिया एक्ट के आने के बाद क्या चेंजेस हुए थे कंपनी की रूल्स और रेगुलेशन के अंदर, क्या लिमिटेशन उन पे लगाई गई थी। सो स्टार्ट करते हैं। Pitt's India Act 1784 was a crucial piece of legislation passed by the British Parliament to ratify the shortcoming of the Regulating Act of 1773 and to gain great control over the British East India Company's affairs in India। यानी Pitt's India Act जो था, जो कि 1784 के अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था, ये एक क्रूशियल पीस ऑफ लेजिस्लेशन था। यानी ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के लेजिस्लेशन के अंदर पास किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर बनाया गया था उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्लॉज थे, यानी काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज थे, जिससे क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पे इतना कंट्रोल नहीं कर पाई थी। तो इसी वजह से पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंदर पास किया गया, जिसके अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल लगाया गया। ऐसे काफ़ी न्यू रेगुलेशंस थे, रूल्स थे, उसे पास किया गया, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी पे काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशन लग गई थी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, उसके जो भी डिसएडवांटेज थे या फिर फ्लॉज थे उसको कम करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को पास किया गया था। और इसकी डेट याद रखिएगा, 1784 के अंदर इसे पास किया गया था। द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 was the first attempt by the British Parliament to regulate ईस्ट इंडिया कंपनीज एक्टिविटीज इन इंडिया। यानी जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का फर्स्ट अटेम्प्ट था, जिसके थ्रू ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडियन कंपनी की जितनी भी एक्टिविटीज थी इंडिया के अंदर उस पर सीधा सीधा कंट्रोल किया था। यानी डायरेक्टली ऐसे रूल्स बनाए गए थे उस एक्ट के अंडर, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी पे लिमिटेशंस लगाई गई थी, जिसे हमने पहले लेक्चर के अंदर डिटेल से पढ़ा था। तो रेगुलेटिंग एक्ट ये पहली बार था जब पार्लियामेंट ने डायरेक्टली ईस्ट इंडियन कंपनी की एक्टिविटीज पे कंट्रोल और लिमिटेशंस लगाना शुरू किया था। However, it had several defects, लेकिन उस एक्ट में काफ़ी ज़्यादा फ्लॉज थे या डिसएडवांटेज कह सकते हैं, क्योंकि उस एक्ट के अंडर काफ़ी ज़्यादा रूल्स तो बनाए गए थे, लेकिन काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से कंपनी अभी भी जो है ब्राइब्स और रिश्वत जैसी चीज़ें कर रही थी, अपना पर्सनल बिजनेस, प्राइवेट ट्रेड कर रही थी इंडिया के अंदर, जो कि कहीं ना कहीं कंपनी को नुकसान कर रहा था। तो क्या क्या डिफेक्ट्स थे? जैसे लेक ऑफ क्लियर डिमार्केशन बिटवीन कंपनीज, कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन। यानी हम देखते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इंडिया के अंदर ट्रेड के लिए आई थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपना पॉलिटिकल पावर इंप्रूव किया था। तो कहीं ना कहीं उस रूल के अंदर जो कंपनी का कमर्शियल और जो पॉलिटिकल फंक्शन है उसको इतना ज़्यादा क्लियरली डिमार्केट नहीं किया गया था। यानी उस रूल के बाद भी कंपनी अभी भी अपने पॉलिटिकल पावर को यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कर रही थी इंडिया के अंदर। तो उस रूल के अंदर इतना ज़्यादा क्लियरली डिमार्केट नहीं किया गया था कि कंपनी के कमर्शियल रूल्स कौन से होंगे और पॉलिटिकल रूल्स कौन से होंगे। तो ये सबसे बड़ा फ्लॉज था उस एक्ट का, जिसकी वजह से कंपनी को ये नहीं क्लियर हो रहा था कि कमर्शियल रूल्स कौन से हैं या हमारे पॉलिटिकल फंक्शंस कौन से हैं। सेकंड, इन इफेक्टिव कंट्रोल ओवर कंपनीज ऑफिशियल्स एंड रैम्पेंट करप्शन। यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर गवर्नर जनरल बनाया गया था, जो कि बंगाल के अंदर था, लेकिन कंपनी का जो ऑफिशियल्स थे, यानी कंपनी के जो जितने भी एम्प्लॉयज थे या फिर उनका जो भी करप्शन था उस पर इफेक्टिव कंट्रोल नहीं किया था। उस रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर ऐसी कोई पॉलिसी या फिर ऐसा कोई रोल नहीं था, रूल नहीं बनाया गया था जिसमें जो ऑफिशियल्स थे कंपनी के या फिर उनका जो करप्शन था उस पर कंट्रोल किया जा सके। सिर्फ उन्हें जो रिपोर्ट्स थी वो जो गवर्नर जनरल था उसको क्या करनी थी, बतानी थी। तो ये भी एक सबसे बड़ा क्या था,
डिफेक्ट था जिसमें कंपनी के ऑफिशियल पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था और उनके करप्शन पे भी किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं था। तो ये दूसरा फ्लो था। इसके बाद गवर्नर जनरल्स लिमिटेड पावर, यानी गवर्नर जनरल को भी लिमिटेड पावर दिए थे, often leading to conflicts with his councils and subordinate presidencies बॉम्बे एंड मद्रास। यानी उन्हें इतने कम लिमिट पावर दिए गए थे कि वो किसी भी काउंसिल, उनकी खुद की काउंसिल्स जो थी, जो 4 मेंबर्स काउंसिल के अंदर चुने गए थे, जो इलेक्ट होते थे वोट के थ्रू, वो और उनके जो सब ऑर्डिनेट प्रेसिडेंट्स थी जैसे बॉम्बे और मद्रास, उनके अलावा उनके पास इतना एक्सट्रीम पावर नहीं था कि वो किसी भी अपने प्रेसिडेंट्स को या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को जाकर सीधा पूछ सके कि आप ये कैसे कर रहे हैं, या फिर आपका करप्शन, या फिर उनके ऑफिशियल को सीधा नहीं पूछ सकते थे। तो गवर्नर जनरल के पास भी लिमिटेड पावर था किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को फेस करने के लिए। टू एड्रेस दिस इशू, यानी इन सभी इशू को, यानी जो करप्शन है या फिर जो भी डिफेक्ट्स थे रेगुलेटिंग एक्ट को, उनको एड्रेस करने के लिए, उन सभी इशू को एड्रेस करने के लिए विलियम पिट्स the younger, who became the British Prime Minister, introduced the Pitt's India Act in 1784। तो इन सभी चीज़ों को, यानी जितने भी डिफेक्ट्स थे जिसकी वजह से सीधा सीधा जो असर था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रॉफिट को पड़ रहा था, तो इस वजह से जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे 1784 में, कौन था? पिट्स थे। जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था पिट्स, और इसी वजह से उनका नाम के ऊपर इस एक्ट को नाम दिया गया था, जो कि था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो इस लॉ को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था और सारे जो इश्यूज थे उनको एड्रेस किया था। सो इनके की प्रोविजन क्या थे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के? द एक्ट इंट्रोड्यूस अ ड्यूअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल, यानी सबसे पहला डिफेक्ट हमारा कौन सा था कि कमर्शियल फंक्शन क्या होंगे और पॉलिटिकल फंक्शन क्या होंगे, वो उनको इतना क्लियर नहीं था। तो एक ड्यूअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल बनाया गया, या फिर हम एक ड्यूअल गवर्नमेंट कह सकते हैं ब्रिटिश इंडिया के अंदर, सिग्निफिकेंटली अल्टरिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, जहां पर हम ये इसे कह सकते हैं कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जहां पर ड्यूअल सिस्टम है। जैसे हमारे इंडिया के अंदर है ना ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जैसे सेंटर पे एक होती है और एक गवर्नमेंट स्टेट के ऊपर होती है। तो ये ड्यूअल जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था उसने कहीं ना कहीं सेपरेशन कर लिया था फंक्शंस का। द क्लियरली डिस्टिंग्विश बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी पहला जो फ्लो था वो था कि कमर्शियल फंक्शन क्या होंगे और पॉलिटिकल फंक्शन क्या ना होंगे। तो पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर सबसे पहला जो की प्रोविजन जो था या फिर इशू जो उसको एड्रेस किया गया था कि दोनों फंक्शंस को, कमर्शियल फंक्शन और पॉलिटिकल फंक्शन को अलग किया गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनीज बॉडी वॉज टू मैनेज कमर्शियल अफेयर, यानी फर्स्ट बॉडी जो बनाई गई थी वो थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि कंपनी की बॉडी थी। ये क्या करती थी? ये कमर्शियल अफेयर्स जो थे कंपनी के उसे मैनेज करती थी। इंडिया के अंदर जितने भी कमर्शियल अफेयर्स थे ट्रेड के रिलेटेड ईस्ट इंडिया कंपनी के, उसको मैनेज करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था। और एक नई बॉडी बनाई गई थी जिसे कोर्ट ऑफ कंट्रोल कहते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल रिप्रेजेंटिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज क्रिएटिंग टू ओवरसी पॉलिटिकल अफेयर्स, यानी जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक बॉडी थी या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया के अंदर रिप्रेजेंट कर रही थी। और ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करती थी। यानी हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि कंपनी की जितने भी पॉलिटिकल अफेयर्स होंगे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा? हैंडल करेगा, मैनेज करेगा, जिससे सीधा सीधा कंपनी पे एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन या फिर स्ट्रिक्ट रूल बनाया गया था और लिमिटेशन क्रिएट किया गया था। इसके बाद देखते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसे किस तरीके से एस्टैब्लिश किया गया था। दिस बोर्ड कंप्राइज 6 मेंबर, यानी टोटल कितने मेंबर्स थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर? 6 मेंबर्स थे। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हु एक्ट एज इट्स प्रेसिडेंट, यानी जो सेक्रेटरी था स्टेट का उसे प्रेसिडेंट आप मान सकते हैं। इसके बाद चांसलर ऑफ एक्सचेकर एंड 4 प्राइवेसी काउंसिलर अपॉइंटेड बाय द क्राउन, यानी जो वहां की महारानी थी, क्वीन थी, कहाँ की ब्रिटिश क्वीन जो थी, वहां के जो क्राउन थे उन्होंने 4
काउंसिलर को अपॉइंट किया था, और एक थे प्रेसिडेंट जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और दूसरे थे चांसलर ऑफ एक्सचेयर। तो ये टोटल 6 मेंबर थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर, जो पॉलिटिकल अफेयर्स को इंडिया के अंदर मैनेज कर रहे थे, जो कि हम कह सकते हैं कि पार्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट था। द बोर्ड वॉज फुल ऑफ अथॉरिटी, इसके पास पूरी अथॉरिटी थी टू कंट्रोल ऑल मैटर्स रिलेटेड टू सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू अफेयर ऑफ द कंपनी इन इंडिया। यानी इंडिया के अंदर कंपनी की जितने भी रेवेन्यू अफेयर्स हैं या मिलिट्री अफेयर्स हैं या सिविल अफेयर्स हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए इस बोर्ड के पास पूरी अथॉरिटी थी, और पूरा कंट्रोल जो था वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में ही था। इट हैड एक्सेस ऑल कंपनीज पेपर एंड इट्स डिस्पैचेस हैड टू अप्रूव बाय द बोर्ड। यानी किसी भी तरह का कंपनी का पेपर हो या फिर डिस्पैचेस हो, किसके द्वारा साइन किए जाते थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा, यानी वो ही अप्रूव करती थी, तब जाके कोई भी लॉ या फिर पॉलिटिकल जो वर्क है, जो कोई भी वर्क हो, अफेयर हो, उसे किया जाता था। दिस इफेक्टिवली गेव ब्रिटिश गवर्नमेंट सुप्रीम कंट्रोल, और इस वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे एक लॉन्ग लास्टिंग या फिर हम कह सकते हैं एक स्ट्रिक्ट लिमिटेशन और कंट्रोल बन गया था, किसका? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। और ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था वो एक सुप्रीम कंट्रोल था कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन पे इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से इफेक्टिवली कंट्रोल हुआ और काफी ज्यादा चीजें जो है वो देखी जा सकती थी। रिड्यूस गवर्नर जनरल्स काउंसिल, और जो गवर्नर जनरल जो कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर जो बनाया गया था, जो हमने पहले पढ़ा था, उसमें काफी ज्यादा क्या किया था? रिड्यूस किया था। यानी कितने काउंसिल मेंबर्स थे? 4 काउंसिल मेंबर्स थे। तो द स्ट्रेंथ ऑफ गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन बंगाल वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 4 to 3, यानी एक मेंबर को घटा दिया गया था, इंक्लूडिंग द कमांडर इन चीफ, एंड दिस वाज डन टू स्ट्रेंथन द गवर्नर जनरल्स पोजीशन एज ही नाउ ओनली नीडेड द सपोर्ट ऑफ 1 मेंबर। यानी हम कह सकते हैं कि अब जो गवर्नर जनरल का जो पावर था या फिर उसकी जो पोजीशन थी, उसके अंदर कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन हुई, उनकी पोजीशन काफी ज्यादा हुई, और जो कमांडर इन चीफ था वो एक ओनली जो मेंबर था जिससे सपोर्ट दिया जाता था, जो कि इनफ था, जो कि किसी भी डिसीजन को पास करने के लिए उनका सपोर्ट चाहिए पड़ता था। एंड ही ऑल्सो गिव अ कास्टिंग वोट इन केस ऑफ टाई, अगर किसी भी तरह का टाई हो जाता है ना, अगर इक्वल वोट हो जाता है वोटिंग में, तो वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। Combination of presidencies. The presidencies of Madras and Bombay were explicitly subordinated to the Governor General and Council of Bengal in all matter of war, diplomacy and revenue. यानी जितनी भी प्रेसिडेंसीज थी उनको सबॉर्डिनेशन किया गया था, जैसे मद्रास है, बॉम्बे है, उन सभी को गवर्नर जनरल और काउंसिल ऑफ बंगाल में जितने भी मैटर्स हो उनके, जैसे कि वॉर हो, डिप्लोमेसी हो, रेवेन्यू हो, उन सभी को कहाँ पर सबॉर्डिनेट करना था? गवर्नर जनरल और जो काउंसिल ऑफ बंगाल था वहां पर। तो दिस सेंट्रलाइज अथॉरिटी एंड मेड कलकत्ता द डी फैक्टो कैपिटल ऑफ ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। जिससे हमें पता लगता है कि जितनी भी प्रेसिडेंसीज हैं वो कहाँ पर अपनी सबॉर्डिनेट कर रही थी? गवर्नर जनरल और काउंसिल ऑफ बंगाल, उसके अंडर कंट्रोल के अंदर थी, जो कि जितने भी मैटर्स है, चाहे वॉर हो, डिप्लोमेसी या रेवेन्यू, सारी चीजें की जो भी मैटर्स हैं वो वहां पर हैंडल किए जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बंगाल है या फिर कलकत्ता है, वो तो एक ब्रिटिश पोजीशन की डी फैक्टो कैपिटल बन गई थी, यानी एक इंपॉर्टेंट सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी बन गई थी। जैसे आज हम दिल्ली के अंदर देखते हैं कि दिल्ली हमारी कैपिटल है, सारे पॉलिटिकल अफेयर्स वहीं होते हैं, और पार्लियामेंट कहाँ है? हमारी दिल्ली के अंदर है। तो जितने भी स्टेट है वो अपने सारे मैटर्स कहाँ पर सब, मतलब वो किसके अंदर काम करते हैं? वो सेंट्रलाइज गवर्नमेंट यानी जो हमारे पार्लियामेंट है उसके अंडर काम करते हैं। उसी तरीके से जो कलकत्ता है या फिर हम कहते हैं गवर्नर जनरल और काउंसिल ऑफ बंगाल बनाया गया था, जिसके अंदर जितनी भी प्रेसिडेंसीज हैं, मद्रास और बॉम्बे, वो सारी सबऑर्डिनेट किए गई थी। तो हम कह सकते हैं कि ये एक स्टेट की तरह काम कर रहे थे। डिस्क्लोजर ऑफ प्रॉपर्टी, द एक्ट मैंडेट ऑल सिविल एंड मिलिट्री officer to disclose their property in India and Britain within 2 months of joining, and this was an attempt to curb corruptions among companies officials। यानी disclosure of property इस पिट्स इंडिया एक्ट के अंडर डिस्क्लोजर ऑफ प्रॉपर्टी किया गया था। यानी इस एक्ट के अंदर जितने भी सिविल और जितने भी मिलिट्री ऑफिसर्स थे कंपनी के, उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको डिस्क्लोज करने के लिए कहा गया था। 2 मंथ के अंदर, ज्वाइनिंग के अंदर, उन्हें जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उसको डिस्क्लोज करने के लिए कहा गया था। और क्योंकि जितना भी करप्शन हो रहा है कंपनी ऑफिशियल्स के अंदर, उसको
कर्ब करने के लिए यानी उसे कम करने के लिए कहीं ना कहीं जो पिट्स इंडिया एक्ट है उसने डिस्क्लोजर ऑफ प्रॉपर्टी यानी जितनी भी उनकी प्रॉपर्टी है 2 महीने के ज्वाइनिंग के 2 महीने के अंदर आपको जितनी भी अपनी प्रॉपर्टी है उसे डिस्क्लोज करना होगा, चाहे वो इंडिया के अंदर हो चाहे वो ब्रिटेन के अंदर हो। ब्रिटिश पोजीशन इन India. For the first time, the company's territory in India were officially referred as to a British possession in India. और पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ये पहली बार था, ये फर्स्ट टाइम था जब हमें देखने को मिला कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश का पोजीशन है इंडिया के अंदर, यानी इंडिया के अंदर ब्रिटिश जो है वो अपना पोजीशन कर रही है, यानी कंपनी की जो टेरिटरी है इंडिया के अंदर वो ऑफिशियली किसके कंट्रोल के अंदर है, ब्रिटिश पोजीशन के अंदर, यानी ब्रिटिश कंपनी के अंदर, सिग्निफाइंग द इंक्रीज ऑफ अ सर्टेन कंपनीज क्राउन अथॉरिटी, जो कि हमें ये भी दिखाती है कि ब्रिटिश क्राउन अब सीधा सीधा सारे पॉलिटिकल अफेयर को हैंडल करना, कमर्शियल अफेयर को हैंडल करना, ये क्या बता रहा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इंडिया की इंटरनल अफेयर्स के अंदर भी क्या कर रही है, इंटरफेयर कर रही है। तो ये तो एक ब्रिटिश क्राउन अथॉरिटी का एक असर्शन हुआ या फिर उनकी टेरिटरी को कंट्रोल करना हुआ है ना। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो हमें बताता है कि किस तरीके से ब्रिटिश क्राउन जो है वो डायरेक्टली इंडिया की टेरिटरी और इंडिया की जो कंपनी है दोनों पे कंट्रोल कर रहा है। इम्पैक्ट एंड सिग्निफिकेंस फॉर यूपीएससी स्टूडेंट्स। अब देखो जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है या फिर आप कोई और एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके इम्पैक्ट क्या हुए और सिग्निफिकेंस क्या है आपकी कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर। सो द पिट्स इंडिया एक्ट हैज प्रोफाउंड एंड लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। यानी जब हम एंशिएंट इंडिया पढ़ते हैं और ब्रिटिश पोजीशन वाला पीरियड पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट जो था एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन पे, क्योंकि ये पहली बार तो नहीं कह सकते हम, लेकिन जितने भी फ्लोज हैं या फिर जो सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट बनाना है ना, इसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्रिएट करना, तो ये कहीं ना कहीं इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को लॉन्ग लास्टिंगली क्या करता है, अफेक्ट करता है। इंक्रीजिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल, अब ब्रिटिश का इनडायरेक्टली इंडिया के अंदर कंट्रोल बढ़ रहा था। इट मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड डायरेक्ट पार्लियामेंट्री कंट्रोल अवर कंपनीज अफेयर बाय एक्सटेंशन अवर इंडिया। यानी कहीं ना कहीं डायरेक्टली तो मैंने अभी बोला है कि पार्लियामेंट्री का कंट्रोल है कंपनीज के अफेयर पे, और ये कहीं ना कहीं इंडिया को भी क्या करता है, बहुत हद तक क्या करता है, कंट्रोल करता है। और जो ड्यूअल सिस्टम था, द ड्यूअल सिस्टम while seemingly shared ultimately placed the final authority with British government through the board of control। यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के थ्रू जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता था वो एक फाइनल अथॉरिटी हुई जो कि ब्रिटिश कंपनी को और इंडिया की जो पॉलिटिकल अफेयर्स है उनको कंट्रोल करता है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इस पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर हमें सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर देखने को मिला, यानी द एक्ट सेंट्रलाइज द एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया बाय मेकिंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल सुप्रीम ओवर द अदर प्रेसिडेंसीज। यानी जितनी दूसरी प्रेसिडेंसी है मद्रास और बॉम्बे के अलावा, तो बंगाल को सुप्रीम पोजीशन दे रखी है। यानी हम इसे कह सकते हैं कि कैपिटल जहां पर हर पॉलिटिकल और कमर्शियल अफेयर हो रहा है। तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो था वो हमें देखने को मिलता है इस एक्ट के अंदर। दिस लेड द फाउंडेशन ऑफ अ मोर यूनिफाइड एंड ब्यूरोक्रेटिक कॉलोनियल गवर्नमेंट्स मोड। यानी ये हमें दिखाता है कि किस तरीके से कंपनी कमर्शियल अफेयर से पॉलिटिकल अफेयर तक बढ़ती है और जो गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली इंडिया के इंटरनल पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर भी इंटरफेयर करती है इस एक्ट के थ्रू। लेइंग फाउंडेशन फॉर क्राउन रूल, पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जब बना तो ये सीधा सीधा क्राउन रूल का फाउंडेशन था। सो द एक्ट एम्फसाइज ऑन द गवर्नमेंट कंट्रोल, यानी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रही, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है इंडिया की जितनी भी अफेयर्स हैं, एंड ओवरसाइट सेट प्रेसिडेंट फॉर द फ्यूचर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म इवेंचुअली लीडिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। यानी जो हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1858 के अंदर, वो भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये जो फाउंडेशन एक्ट था वो एक फ्यूचर था लेजिस्लेटिव रिफॉर्म का, विच ट्रांसफर कंप्लीट कंट्रोल ऑफ इंडिया, जो कहीं ना कहीं इंडिया को कंट्रोल करता है कंप्लीटली फ्रॉम द कंपनीज टू द ब्रिटिश क्राउन आफ्टर द स्पॉय म्यूटिनी। तो हमने देखा था 1857 के अंदर सिपाहियों का क्या होता है, एक रिवॉल्ट होता है, आपने सुना होगा रिवॉल्ट ऑफ 1857, जो कि कहाँ हुआ था, इंडिया के अंदर हुआ था। तो जब 1857 हुआ तो एक एक्ट और लाया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसमें कंपनी के अंदर जो मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी के अंदर तो कंट्रोल किया ही था, लेकिन अब वो इंडिया को भी कंप्लीटली क्या करती है, कंट्रोल करती है। कौन से एक्ट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ
1858 के अंदर। इम्प्रूव्ड एडमिनिस्ट्रेशन टू एन एक्सटेंट, द रिफॉर्म एडमिन रिड्यूसिंग करप्शन। कहीं ना कहीं ये जो एडमिनिस्ट्रेशन बनाने का सबसे पहला रीजन था कि करप्शन को रिड्यूस किया जाए, और जो इम्प्रूविंग एफिशिएंसी यानी जो वर्क की एफिशिएंसी है उसे इम्प्रूव किया जाए थ्रू सम एम्बिग्यूटी रिमेनिंग रिगार्डिंग प्रीशियस पावर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो ये दोनों जो बॉडी थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, वो क्या करती है, कंट्रोल करती है करप्शन को, और जो वर्किंग है या फिर एम्प्लॉयज हैं, ऑफिशियल एम्प्लॉयज हैं ब्रिटिश इंडिया कंपनी के, उसके जो कंट्रोल करना और उनको इम्प्रूव करना, उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना और करप्शन को रिड्यूस करना। डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन कमर्शियल एंड पॉलिटिकल रोल को, दोनों को हम अलग करते देखो। दिस सेपरेशन वाइल इनिशियली इंटेंड टू स्ट्रीमलाइन एडमिनिस्ट्रेशन, हाईलाइटिंग द इवॉल्विंग नेचर ऑफ कंपनी फ्रॉम अ प्यूरली ट्रेडिंग एनर्जी टू द सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल पावर। यानी ये जो एक्ट है वो हमें बताता है कि किस तरीके से पॉलिटिकल रोल और कमर्शियल रोल दोनों ही को अलग किया गया था, और जो सेपरेशन है एडमिनिस्ट्रेशन का, पॉलिटिकल का, वो दोनों ही क्या करता है, हाईलाइट करता है कंपनी का इवॉल्व किस पे, पॉलिटिकल पावर के अंदर, साथ ही में ब्रिटिश कंपनी के अंदर और इंडिया के अंदर। ठीक है, अब यूपीएससी के अंदर क्या रेलिवेंस है, या फिर कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर आपको ये चीज पढ़नी जरूरी है, जैसे अंडरस्टैंडिंग दिस एक्ट इज क्रूशियल फॉर कॉम्प्रीहेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल, जो कि हमने अभी पूरी डिटेल से पढ़ा कि किस तरीके से ये एक्ट था। इट डेमोन्स्ट्रेट द ग्रेजुअल ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ट्रेडिंग कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। ये हमें एक्ट बताता है कि किस तरीके से एक कंपनी, एक ट्रेडिंग कंपनी ब्रिटिश क्राउन के अंदर ट्रांसफर होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस तरीके से जो कंपनी है वो ब्रिटिश क्राउन के अंदर चेंज हुई। तो रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, ये दोनों ही एक एक्ट थे जिसमें काफी ज्यादा चेंजेस लाए गए, और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन ने इंटरफेयर किया था। क्वेश्चन ऑफन अपीयर ऑन द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, इट डिफेक्ट एंड इट्स लॉन्ग टर्म इम्प्लीमेंटेशन क्या हुए, बोथ यूपीएससी के ऊपर और प्रीलिम्स मेन एग्जाम में ये पूछा जाता है। इन एसेंस पिट्स इंडिया एक्ट वॉज अ लैंडमार्क लेजिस्लेशन दैट सिग्निफाई टाइटन द ब्रिटिश गवर्नमेंट। कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या करती है, टाइट करती है, ग्रिप करती है इंडिया के अंदर। ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो ग्रिप है वो बढ़ता है इंडिया के अंदर, यानी हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली गवर्नमेंट अब इंडिया के ऊपर कंट्रोल कर रही है, एंड सेटिंग द स्टेज फॉर डायरेक्शन कॉलोनियल रूल एंड शेपिंग द फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल लैंडस्केप फॉर द सब कॉन्टिनेंट। और आज भी हम देखते हैं ना कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है और बोर्ड ऑफ कमर्शियल है, उस तरीके की चीजें आज भी है हमारे इंडिया की गवर्नमेंट के अंदर। आप देखते हैं पॉलिटिकल और कमर्शियल अफेयर हमारे आज भी अलग है। तो ये हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं फ्यूचर है एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल लैंडस्केप का। तो ये था हमारा पूरा पिट्स इंडिया एक्ट। अगर आपको कोई भी डाउट हो इसके रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और साथ ही में अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, आपको समझ में आ गया हो, तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड।